हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया है मैंने वो है वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता करना है कि दो इक्वेशंस जो दी हुई हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशंस को जानना होगा। जो तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं कि नहीं, उसको पता करने के लिए, और उनके सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे, यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा, इसमें हम लाइंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइंस किस तरह की बनेंगी। दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह की बनेंगी, जैसे इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं या पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशंस हैं जो आपने बुक में भी पढ़ी होंगी और उनको आपको लर्न भी करना है। जैसे कि फर्स्ट मैं ले लेती हूँ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये एक कंडीशन होती है जिसमें कि सॉल्यूशन हमेशा यानी इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमेशा वन सॉल्यूशन निकलता है, यानी एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और उसमें लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। ऑब्वियसली जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही सॉल्यूशन निकलता है, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो हम उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकलते हैं उनको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। ऐसे ही हमारी सेकेंड वाली जो होती है दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि सारे ही हमारे अगर इक्वल होते हैं तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि लाइंस कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, एक के ऊपर एक लाइन हो। तो एक के ऊपर अगर एक लाइन होती है तो बहुत सारे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इतनी सारी जगह पे तो यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए इसके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो हम तीनों में से कोई भी कंडीशन इसमें बता सकते हैं अगर हम ये रूल्स जानते हैं। उसके बाद इसमें अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है। नाउ थर्ड कंडीशन इज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हमारा नो सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशंस के लिए, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट मीन्स लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। आपको पता है लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इसका मतलब ये कि कोई भी उनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो जब सॉल्यूशन नहीं होता है तब बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये तीनों ही कंडीशन पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिए, लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आ सकता है, नो सॉल्यूशन के लिए आ सकता है। बस आपको ये कंडीशंस को याद रखना है। अब यहाँ पर आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा गया है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। A1/A2 B1/B2 ये आपको पता है क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और दूसरी है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, इसमें लिखना ही चाहिए हमेशा, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना चाहिए, जिससे कि हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये सब हमें प्रॉपर मिल सके। नहीं तो हमें साइंस में गड़बड़ हो सकती है, तो हम इसको प्रॉपरली इस तरह से लिख देंगे।
अब ये देखिए कि A1 A2 इजीली हमें पता चल पा रहा है। हम अगर नहीं हमें डायरेक्टली पता चलता है तो हम लिख भी सकते हैं। दैट इज A1 हमने देख लिया कि 1 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में A2 देखेंगे, दैट इज ऑल्सो 1। ऐसे ही हम B1 B2 भी ले सकते हैं। B1 को लिख लीजिए 1, B2 को लिख लीजिए दैट इज -1। कोफिशिएंट्स लेना है हमें, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है। अब यहाँ पर c की बारी है, C1 और C2 को देखना हमें क्या होगा। C1 -14 है और ऐसे ही ये -4 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये हमने पहले निकाल लेना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ये पहले निकाल लेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जैसे कि A1/A2 को हम पहले लिख लेते हैं डिवाइड के फॉर्म में। 1/1 आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/1 आ रहा है। B1/B2 दैट इज 1/-1। जो वैल्यूज हैं वही आपको यहाँ पुट करनी है। अब यहाँ देखिए A1/A2 1/1 मीन्स 1 आएगा और यहाँ पर 1/-1 दैट इज -1 आएगा। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और कंसिस्टेंट होगी। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इतना ही देना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है बस उतनी ही बात करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। इट मीन्स कुछ भी लिखा सकता है, k, l, m, कोई भी अननोन वैल्यू हो सकती है। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में। मैनी सॉल्यूशन के लिए हो सकती है, नो सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशंस है 2x + 3y = 5 एंड सेकेंड वन इज 4x + ky = 10। तो उसके अकॉर्डिंग आप A1 A2 ये आप पहले से लिख सकते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे A1 है 2, A2 है 4, B1 है 3, B2 इज K। ऐसे ही अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं, मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है, तो इजीली C1/C2 भी ठीक से लिख पाएंगे। नहीं तो साइन की गड़बड़ हो सकती है आपसे। -5 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इसको, तो C की वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आती हैं। -10 = 0। अब C1/C2 भी इजीली कर पाएंगे। अब C1/C2 विद साइन लिख पाएंगे। ठीक है, तो -5 और -10 में डायरेक्ट इसको डिवीजन फॉर्म में कर रही हूँ। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में हो गया। अब इजीली आप चेक कर पाएंगे क्या हो सकता है इसमें। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब कंडीशंस देख लेते हैं हम। इनफाइनाइट फॉर infinitely many solutions, the condition is, क्या कंडीशन है हमारी, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यूज़ को डाल देना है जो जो है हमारे पास। जैसे 2/4 है, 3/k है एंड 5/10। अब इसमें 1 बाय 1 लेंगे पेयरिंग करके। जैसे पहले हम ये दोनों को ले लेते हैं फर्स्ट 2, बाद में ये वाली दोनों ले लेंगे और k की वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या आ रही है। अब देखिए इसमें 2/4 है, दैट इज इक्वल टू 3/k। इसको जस्ट सॉल्व करना है हमें, कुछ नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2k इज इक्वल टू 4 × 3 दैट इज 12
एंड k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो k इक्वल टू 6 आया है। तो अननोन वैल्यू हमें मिल गई है। दूसरी वाली कंडीशन से भी देख लेते हैं एक बार, क्या यही आ रहा है? बिल्कुल। 3/k इज इक्वल टू 5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या आ जाएगा? 5k इक्वल टू 10 इंटू 3, और 30 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। k इक्वल टू 30/5। डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया है। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, सो k इज इक्वल टू 6। आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में k की वैल्यू 6 आ रही है। तो इस तरह से हम कोई भी अननोन वैल्यू, ये कहीं भी हो सकती है, y के साथ हो जाएगी, x के साथ कहीं भी हो सकती है, आप इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो जो मैंने फर्स्ट 3 कंडीशंस बताई हैं स्टार्टिंग में, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 2 9 lies on the line represented by ax minus 3y is equal to 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 2 9, लाइज ऑन लाइन, यानी ये जो लाइन की इक्वेशन दी है इसमें ये लाई करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में किस तरह से ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वैल्यू आपकी x की है, ये y की है, जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन ax माइनस 3y इक्वल टू 5। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रीड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन। तो इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पर है, इस लाइन की इक्वेशन में है ये वाला पॉइंट, तो यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? 2 एंड y की वैल्यू है 9। सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। सो a इंटू 2 minus 3 into 9 equal to 5, and just solve it. That is 2a minus 9 3s are 27 equal to 5. So 2a equal to 5 plus 27, that is 2a equal to 27 plus 5, that is 32. Now a equal to 32 divided by 2, that is 2 1s are 2, 2 1s are 2 6 है, यानी a इक्वल टू 16। तो अगर आप a इक्वल टू 16 वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये पॉइंट आपका इसमें लाई करेगा। तो इस तरह से हम a की वैल्यू, यानी कोई भी यहाँ पे अगर अननोन वैल्यू है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को इसमें जस्ट पुट करके। दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशंस आपको दी होंगी जिनको आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही 2 मेथड है आपके बुक में। तो इन्हीं 2 मेथड से आपको सीखना है, जिसमें मैं एलिमिनेशन मेथड अभी बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस y इक्वल टू 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, मार्क कर देंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस में हमें मेथड लगाना है एलिमिनेशन। अगर जस्ट सॉल्व लिखा आता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर पर्टिकुलर लिखा आ रहा है कि आपको एलिमिनेशन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जैसा कि इसका नाम है, एलिमिनेट करना, यानी दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक हम एलिमिनेट कर देंगे और फिर इसको वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की। तो एलिमिनेट करने का मेथड जो है वो है कि आप किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ये है
दूसरी इक्वेशन में x के वेरिएबल 2 नहीं है, फर्स्ट में 2 दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसे ही y का कोफिशिएंट देख सकते हैं -2 है, यहाँ नहीं है, तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, एक को, किसी को भी। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ कि x का वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट जो इसके आगे कोफिशिएंट लगा है वो 2 है, तो मैं इसको 2 करना चाहती हूँ, इक्वल करना है हमें। तो इक्वल करने के लिए हम देखेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2x माइनस 4y, क्योंकि कोफिशिएंट्स को आपको करना है सिर्फ -2 और 2, -4y हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, पूरी इक्वेशन होगी, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सब, और ये वाली c की वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अब आपके पास ये इक्वेशन थर्ड बन गई है। नाउ सॉल्व, आपको कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इनको पास पास रखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 24, पास में रखिए बिल्कुल। 2x माइनस 4y इक्वल टू 14, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन बदल देते हैं इनके, तो नीचे जो भी दिखाई दे रहे हैं इन सब के आप साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब आप देख रहे हैं सेम कोफिशिएंट का है, तो ये प्लस का ये माइनस का कट हो जाएगा पूरा। यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, 4 प्लस का है और प्लस 1 यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5y इक्वल टू, अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कर दीजिए इसको, प्लस का 10 है, y इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, 2, ठीक है। अब y की निकल गई है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, पुट द वैल्यू, इस तरह से आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है बीच में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी सब्सटीट्यूट करिए, 1 में करिए, 2 में करिए, किसी में भी करिए, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल टू 24, ये इक्वेशन है हमारी, इसमें हम वैल्यू को डाल देते हैं। y की वैल्यू 2 है तो हम 2 लिखेंगे यहाँ। नाउ 2x 24 माइनस 2, 2 को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 24 माइनस 2 दैट इज 22, सो x इक्वल टू 22 अपॉन 2, ठीक है। x इक्वल टू क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 11 अपॉन 1, यानी कि 11 वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो अब आप इजीली देख रहे हैं x की और y की वैल्यू आप इजीली निकाल पाए इसमें, एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से आपने निकाल लिया है इसको। जनरली हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, ये इजी भी होता है और जल्दी से वैल्यूज़ निकल आती हैं। नाउ क्वेश्चन 5th, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे आपके पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट यू राइट द इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज़ किया जाता है जब इक्वेशंस बहुत इजी होती हैं, जिनके कोफिशिएंट्स बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी होता है, आप उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोफिशिएंट्स इसमें 1 1 है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है आपको, किसी भी इक्वेशन से आप
एक्स या वाई की वैल्यू निकालिए और दूसरे में सब्सटीट्यूट करिए। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रही हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू, वैल्यू निकालने के लिए आपको जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ रख लेना है, एक साइड में, और सारी चीज़ें आपको वेरिएबल्स कांस्टेंट सब दूसरी साइड में कर देना है। जैसे कि 14 माइनस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, आप इसको थर्ड इक्वेशन बना दीजिए। अब जो x की वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप पहले लिख देंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हमारी जो इक्वेशन थर्ड है उसमें से हम ले रहे हैं ये वाली वैल्यू, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू थर्ड, टू सेकेंड इक्वेशन में डालना है। ठीक है, एक से हमने थर्ड को बनाया है और सेकेंड में पुट कर रहे हैं। हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 14 माइनस वाई, यही है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 14 माइनस वाई, इसको रख दिया है माइनस वाई एज इट इज 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब माइनस 2y इक्वल टू, जस्ट y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप। इधर आ जाएगा -14 y इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कि सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा माइनस का, और ये -2 नीचे आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कट कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 5, यानी आपकी y की वैल्यू निकल चुकी है। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है आपको, थर्ड वाली इक्वेशन में, तो x आ जाएगा। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है आपको, थर्ड में। रख आप किसी में भी सकते हैं, 1 2 किसी में भी, लेकिन क्या होगा, ये डायरेक्ट वैल्यू हमें x की मिलेगी, इसलिए हम इसी में रख देते हैं। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई मीन्स 5, 14 माइनस 5 कितना होगा आपका, 9। ठीक है, x इक्वल टू 9 इसकी वैल्यू आ गई है। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, y की भी और x की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन -3x प्लस 7y इक्वल टू 3 विद x एक्सिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको कि लाइन की इक्वेशन तो आपको दी हुई है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई से इक्वेशन बना रखी है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया है। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा लाइन एक्स एक्सिस के साथ, जैसे हमारी कोऑर्डिनेट का सिस्टम पूरा है। ठीक है, अब हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसमें एक्स एक्सिस ये है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब लाइन ड्रॉ होगी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, यानी कोई लाइन जब कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो हमें बताने हैं। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पहले आप देखिए कि क्या नज़र आ रहा है आपको कि जब लाइन क्रॉस हो रही है तो एक्स पे तो कुछ वैल्यू है, लेकिन वाई पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब है y इज 0। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देने की। अगर y एक्सिस होता तो हमारा x 0 होता। अगर हमें कहते कि y एक्सिस पे कट कर रहा है, सपोज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ y की आ रही है वैल्यू, x में कुछ भी नहीं बढ़ रहा आगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी ये क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन है लाइन की, लेकिन जो दूसरी है x एक्सिस लिखा है या y एक्सिस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग
उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यानी अगर एक्स एक्सिस लिखा है तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y हमें मिल चुका है एक्स एक्सिस की हेल्प से। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको। 7 इंटू 0 हो जाएगा 3 और 3x इक्वल टू, अब देख रहे हैं 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। 7 इंटू 0 दैट इज 0, तो 3 आएगा। x इक्वल टू 3 और ये अपॉन में माइनस में चला जाएगा -3, तो क्या हो गया ये 1, यानी x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट में आंसर देना है। Hence the point of intersection, कंप्लीट सॉल्यूशन तभी माना जाता है जब आप पूरा स्टेटमेंट के साथ आंसर देंगे जो पूछा गया है। Hence the point of intersection is, कोऑर्डिनेट के साथ पूरा x और y जो होता है पूरा लिखेंगे। x की वैल्यू आपके पास -1 है, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 0 है, ये लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको कंडीशन दी हुई है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। ठीक है, उसमें आपको इस बार 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे a और b। हमने अभी तक एक की निकाली थी k या a, अभी यहाँ पे 2 दी हुई है। आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, एक तो ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम a1 a2 a1 निकाल सकते हैं पहले। जैसे कि हम इक्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में a1 1 है, a2 देखिए दूसरी इक्वेशन में यानी ये वाले में x का कोफिशिएंट है a माइनस b। ठीक है, इसी तरह से हम b1 ले लेते हैं। b1 यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, और b2 a प्लस b। ठीक है, ऐसे ही C1 आप देखिए यहाँ पे, अगर इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो -1 हो जाएगा, और C2 हो जाएगा माइनस का a प्लस b -2, यानी पूरे में आपने माइनस लगा दिया अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो। अभी आपने सब निकाल लिया है, अब कंडीशंस में रखते हैं। हमारी कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको लिखना है आपको पहले क्वेश्चन इक्वेशन बनाने से पहले। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले कंडीशन को ज़रूर लिख देना है। ठीक है, सारा इक्वल होना चाहिए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जैसे कि 1 अपॉन a माइनस बी, a1 अपॉन a2 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे b1 अपॉन b2 है, 2 अपॉन a प्लस b, ऐसे c1 अपॉन c2 दिखाई दे रहा है आपको, माइनस ऊपर से लेंगे -1 अपॉन माइनस a प्लस b -2। ठीक है, अब इनको जस्ट सॉल्व करना है हमें, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 1 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, ये फर्स्ट 2, उसके बाद ये करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, a प्लस बी इंटू 1 सेम रहेगा, 2 से कर देंगे तो 2a माइनस 2b, मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर देंगे, सपोज इनको लेके आते हैं इधर, 2a माइनस a करते हैं, ऐसे ही -2b और ये वाला -b इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस a मीन्स a हो जाएगा, और ये पे -3b इक्वल टू 0 हो जाएगा। भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, अब
माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 1/a प्लस बी -2, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b, बिल्कुल मल्टीप्लाई करते जाइए, -4 इक्वल टू ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2a, ये वाला माइनस ए इधर ले आते हैं, प्लस 2b माइनस बी, इसको भी इधर ले आएंगे, -4। सॉल्व करिए, a और a प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट इक्वेशन तो आ चुकी है, दूसरी वाली आ गई है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना, ये देखिए, ठीक है। तो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड यूज़ करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम कर देते हैं, ए की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए इक्वल टू 3b आ सकता है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की जगह पे क्या लिखना है, 3b प्लस बी तो एज इट इज़ -4, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ कर लिया है। नाउ 4b इक्वल टू, ये 4 इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1। ऐसे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, ओके। ये आप थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं वैल्यू, a इक्वल टू 3 इंटू 1, b की वैल्यू रख दी हमने 1, तो 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू भी आ गई, b की, यानी कि दो वेरिएबल भी अगर दे देते हैं ये, तो उनकी भी हम इजीली कंडीशंस को लगा के सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।